हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सुपर एनर्जेटिक उत्थान बैच में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स वैसे तो बहुत बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन एक अच्छा खासा वेटेज का चैप्टर था। बट अब वहां से लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, काइनेमेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट हटा दिया है, तो रिलेटिवली ये थोड़ा छोटा चैप्टर हो गया। क्या क्या पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में? तो न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेडियस और डेंसिटी, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्स, बाइंडिंग एनर्जी, मास नंबर का ग्राफ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का ग्राफ, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, अल्फा बीटा डीके की थोड़ी बहुत कंसेप्ट और पावर रिएक्टर। बस ये है। समझ गए क्या? इतना ही टॉपिक पढ़ना, यही से एक या दो सवाल आपके आएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं मास एनर्जी रिलेशनशिप आइंस्टाइन ने दिया था, वो क्या है, क्योंकि इसलिए लास्ट 4 साल में दो डायरेक्ट एकदम आसान इस पर सवाल पूछे। मास एनर्जी रिलेशन, बेटा मास एनर्जी रिलेशन होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहां पे ये m है रेस्ट मास और E है एनर्जी, इसको कहते हैं रेस्ट मास एनर्जी। इसमें डायरेक्ट सवाल क्या पूछता है, तो आपसे बोल देगा कि ऑब्जेक्ट ऑफ मास नीड 2020 और नीड 23, ऑब्जेक्ट ऑफ मास बराबर 0.5 kg, देन फाइंड इट्स रेस्ट मास एनर्जी, देन फाइंड इट्स रेस्ट मास एनर्जी इज इट्स रेस्ट मास एनर्जी। डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे सवाल आया, तो ये आपको पता होना ही चाहिए, ये आपको पता होना ही चाहिए। आप लिखेंगे E बराबर मास हो जाएगा 5 इंटू स्पीड 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। तो 5 का होल स्क्वायर 25, सॉरी 5 तो ऐसे रहेगा, 3 का होल स्क्वायर 9 इंटू 10⁻16, 9 5 45, 45 इंटू 10⁻16 जूल। क्या आंसर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19, सॉरी बेटा सॉरी, जूल। ये रेस्ट मास एनर्जी का कंसेप्ट। उसके बाद आता है एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU को कैसे डिफाइन करते हैं, तो 1 AMU होता है बेटा 6C12 कार्बन 12 का मास डिवाइडेड बाय 12, जिसकी वैल्यू आती है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर, एग्जैक्टली नहीं है, मास ऑफ प्रोटॉन से हल्का सा 0.01 कम होता है, 1.67 होता है उसका मास। क्लियर है क्या? यहां पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 1 AMU इंटू सी स्क्वायर होता है 931.5 MeV। ये आपको पता होना चाहिए। सर क्या करेंगे इसका? तो जनरली आपको रेस्ट मास एनर्जी कैलकुलेट करना है mc स्क्वायर, और मास की वैल्यू दी होगी AMU में, जैसे 4 AMU दी हुई है तो m को रखोगे 4 AMU इंटू सी स्क्वायर। अब यहां पे कुछ नहीं करना, AMU इंटू सी स्क्वायर, AMU इंटू सी स्क्वायर ये होता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 इंटू 931.5 MeV। ले भाई साहब, सॉल्व हो गया। क्या ये फील आ गई? स्लाइड 4 होगा शायद, स्लाइड 3। क्या स्लाइड 3 में ये फील आ गई? रेस्ट मास एनर्जी की फील आ गई और AMU की फील आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट मास एनर्जी की फील आ गई, AMU की फील आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर बेटा? अच्छा, अब होता है कि जो वॉल्यूम है ना न्यूक्लियस का, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर होता है। क्या होता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। जो न्यूक्लियर का साइज, वॉल्यूम कितना बड़ा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? मास नंबर। मास नंबर पे डिपेंड करता है, मास नंबर पे डिपेंड करता है। अगर आप ग्राफ बनाएंगे, सॉरी यार, वॉल्यूम बटा मास नंबर, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जाएगा उसकी वॉल्यूम बढ़ती जाएगी। अच्छा, वॉल्यूम को लिख सकते हैं 4/3 पाई कैपिटल RQ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। हाँ सर, तो यहाँ पे ये सारा कांस्टेंट उधर भेज दो, ऐसे प्रोपोर्शनल साइन है, तो RQ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बोल सकते हो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो R इज प्रोपोर्शनल टू A का पावर 1/3 हो जाएगा। प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो इक्वल टू R0 A का पावर 3। इस R0 को हम कहते हैं फर्मी रेडियस या रेफरेंस रेडियस कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और R और मास नंबर का ये ग्राफ। R0 की जो वैल्यू होती है, कई जगह 1.2 फर्मी मीटर लिखा होता है, 1.4 फर्मी मीटर लिखा होता है, कोई भी यूज कर सकते हो, आंसर तुम्हारा मैच कर जाएगा। सर ऐसा कैसे दो वैल्यू पे मैच कर जाएगा? तो ऐसा है कि आसपास आंसर नहीं होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे। और जो इस पे सवाल आता है जनरली वो रेशियो बेस्ड आता है, R1/R2 इज इक्वल टू A1/A2 का पावर 1/3, ऐसा।
और आर और मास नंबर का ग्राफ अगर बनाएंगे, आर और मास नंबर का ग्राफ बनाएंगे, तो क्या ये मास नंबर की तरफ थोड़ा बेंड हो जाएगा? अभी तक सर भी ठीक नहीं हुआ। क्या ये मास नंबर की तरफ थोड़ा बेंड हो जाएगा? क्यों? क्योंकि जिसका पावर कम होता है ग्राफ उसकी तरफ क्या होता है? बेंड होता है। अगर आर और ए का पावर 1/3 के बीच ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? आर और ए का पावर 1/3 के बीच ग्राफ बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर है क्या? तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे डेंसिटी। डेंसिटी की क्या खासियत है भाई साहब? डेंसिटी होता है रो, जिसको हम कह सकते हैं मास बटा वॉल्यूम। अब आप जानते हैं वॉल्यूम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और आर बराबर आपने पढ़ा है आर नॉट ए का पावर 1/3। इसका क्यूब करोगे तो क्या होगा? अरे क्यूब लिखना है तो क्यूब करेंगे तो आर नॉट का क्यूब इंटू ए, और मास हो जाएगा टोटल मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन लगभग बराबर लिख सकते हैं, तो एम लिख लेता हूं, एम इंटू ए, क्योंकि न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जितने होंगे तुम सबका मास लोगे तो ए इंटू एम लिख सकते हैं। तो यहां से सर ए से तो कट जाएगा, हाँ, तो मास ऑफ प्रोटॉन और ये सारा टर्म कांस्टेंट है, तो रो बराबर आता है 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब लगभग। और सबसे खास बात है कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास नंबर, डिपेंड्स ऑन मास नंबर। ये मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, इसका जो ग्राफ होगा डेंसिटी का मास नंबर के साथ वो कांस्टेंट रहेगा। इतनी अच्छी बात है ये, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियस ले लो सबका मास नंबर क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। कोई भी न्यूक्लियस ले लो सबका मास नंबर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब इस पे सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं? लो भैया, जेई 2022 का सवाल है, आराम से स्क्रीन पॉज करके करो, स्लाइड 6 आराम से स्क्रीन पॉज करके करो, सवाल पढ़ो और देखो क्या होगा, उसके बाद बता देना जेई को अगर दिया। और भाई नीट हो या जेई, इस पर भयंकर सवाल बहुत आसान से पूछे गए हैं। चलिए, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। जो न्यूक्लियस की वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर होती है क्या? हाँ सही तो है, यही तो बताया। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर, गलत है। डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, गलत है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, गलत है। डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, सही है। तो पहला ए और ई आपका सही आ रहा है, ए और ई आपका ये आंसर हो गया। बताओ क्या पूछा यार, और नीट में भी पूछे हैं भाई, खूब पूछे हैं इस पे सवाल। मास नंबर ऑफ टू न्यूक्लियाई आर इन द रेशियो 4:3, देन न्यूक्लियर डेंसिटी विल बी इन द रेशियो। अच्छा, तुरंत कहता अरे सर हम जानते हैं कि जो साइज होता है A1/A2 का पावर 1/3 होता है। कहां लगे हो, ये साइज नहीं न्यूक्लियर डेंसिटी पूछा है। न्यूक्लियर डेंसिटी तो 1:1 होगा ना चाचा। रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन एंड हीलियम इज, ऑक्सीजन हीलियम डेंसिटी जब पूछे तो 1:1। अब देखो कितने पूछे, और नीट में भी 10 साल में 3-4 सवाल इस पे पूछे हैं, डेंसिटी और रेडियस पे 10 साल में 4 सवाल पूछे भाई, और आ सकते हैं ऐसे सवाल, याद रखिए। द न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स इनटू टू स्मॉलर पार्ट विच हैव देयर वेलोसिटी इन द रेशियो 3:2। मतलब एक न्यूक्लियस है, डिसइंटीग्रेट इनटू टू स्मॉलर पार्ट, दो स्मॉलर पार्ट में टूट गया, which have their velocity in the ratio 3:2। The ratio of their nuclear size is इतना, न्यूक्लियर साइज की रेशियो इतना है, then value of x will be। देखो मान लो कि ये रेस्ट में था, अब जब ये दो हिस्से में टूटेगा तो मोमेंटम बराबर आएगा। मान लो m1 v1 इसकी वेलोसिटी है, m2 v2 इसकी मोमेंटम। तो हम जानते हैं कि अगर ये रेस्ट में था तो मोमेंटम 0 था, इसकी एक की मोमेंटम जितनी होगी दूसरे की उतनी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो इक्वल है ना, अपोजिट में जाएगा तभी तो नेट मोमेंटम जोड़ के 0 आएगा। हाँ, तो आप कह सकते हो m1 v1 बराबर m2 v2, तो m1 बाई m2 इज इक्वल टू v2 बाई v1, और ये v2 बाई v1 मतलब 2/3 यहाँ आ जाएगा। मास को लिख सकते हो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और सेम न्यूक्लियाई से बना है तो डेंसिटी तो दोनों का वैसे, न्यूक्लियस का डेंसिटी वैसे भी सेम होता है, तो वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा
2/3। क्या वॉल्यूम को ही साइज कहते हैं? नहीं, रेडियस को साइज कहते हैं। मतलब रेडियस साइज को रिप्रेजेंट करता है। तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम R1/R2 का क्यूब, क्यूब उधर चला जाएगा तो 2/3 का पावर 1/3। ये दिया हुआ है वो रेशियो, x/3 का पावर 1/3। तो यहां से 3 से 3 पावर 3 तो x बराबर 2 आएगा सिंपल, x बराबर 2 आएगा सिंपल। बताइए सही है? ठीक है ना। अब हम डिफाइन करते हैं मास डिफेक्ट। किसी का मास डिफेक्ट क्या होता है? तो नाम से पता चला डिफेक्ट मतलब कोई कंसेप्ट नहीं है तो डिफेक्ट है। नाम से पता चला डिफेक्ट मतलब ये कुछ गलत है, डिफेक्ट है। गलत है मतलब ये हम गलत चीज पढ़ रहे हैं? नहीं, चीजें तुम सही पढ़ रहे हो, लेकिन लोगों को जो लगता था उससे थोड़ा ये अलग आया है। लोगों को जो लगता था उससे थोड़ा ये अलग आया, अलग तरह का कंसेप्ट आया। कैसे अलग तरह का कंसेप्ट आया है? जैसे एक न्यूक्लियाई है और उस न्यूक्लियाई के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है मान लीजिए, तो इसका मास कितना होना चाहिए? तो इसका मास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के मास को जोड़ के जो मास आएगा उसके बराबर होगा। 2 प्रोटॉन का मास मान लो, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये जो जोड़ के जितनी मास होगी ना उतना ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये चिपका हुआ जब होगा न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होगा तो इसकी मास जो होगी हमेशा और हमेशा 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन का जो जोड़ के मास आ रहा है उससे हमेशा इसकी मास क्या होगी? कम। मतलब न्यूक्लियस की मास कम। सर ये तो गड़बड़ है, डिफेक्ट है कुछ। हाँ डिफेक्ट है, उसी को कहते हैं मास डिफेक्ट। कितना डिफेक्ट है? तो सारे न्यूक्लियॉन्स के मास को जोड़ के, जब हम पूरे न्यूक्लियस के उससे सारे न्यूक्लियॉन का मास जोड़ के, जितने भी न्यूक्लियॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर सारे न्यूक्लियॉन्स का मास हम जोड़ के लिखते हैं, फिर न्यूक्लियस का मास देखते हैं, उसके बीच में जो डिफरेंस आता है उसी को हम कहते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट डेल्टा एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। मास डिफेक्ट डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नथिंग बट मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये है आपका मास डिफेक्ट। डेल्टा एम बराबर मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स क्या होगा? मास ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर जेड है तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? जेड इंटू एमपी। और न्यूट्रॉन टोटल कितने होते हैं? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दो, न्यूट्रॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर इंटू एमएन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये आपका आ जाएगा मास डिफेक्ट। ये क्या आ जाएगा? मास डिफेक्ट। तो उस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो मास डिफेक्ट इंटू C² होता है। मतलब बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस में स्टोर्ड एनर्जी नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए चाहिए। अब यहां से ही कंसेप्ट रिलेट हो जाता है कि जैसे मान लो कि ये 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन से एक न्यूक्लियस बना है, जब हम इसको तोड़ के मार मार के थूड़ के अलग अलग कर देते तो इसमें 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन अलग अलग बन जाएगा, अलग अलग बन जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि इसका मास अगर मान लो कुछ m0 है तो इसका मास जोड़ के आएगा, मान लीजिए वो m है, वो m ज्यादा होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। इस सब का मास जोड़ के जो आएगा वो m है, और अकेला जब न्यूक्लियस था तब उसकी मास m0 है, तोड़ के अलग अलग किया तो मास बढ़ गया। तो अपने आप मास बढ़ कैसे जाता है ये तो नहीं समझ में आ रहा है। ये कैसे समझ में आएगा? अभी देखो, इसको मैंने कुछ एनर्जी दी होगी, हाँ तोड़ने के लिए एनर्जी दी होगी, वो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर है। अब उतनी एनर्जी मैंने इसको दे दिया, अब वो एनर्जी लगी इसको तोड़ने में, वही एनर्जी मास एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जो एनर्जी हमने दिया उसको तोड़ने के लिए वही मास एनर्जी में कन्वर्ट होगी। मतलब हमें उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जितना मास का डिफरेंस होगा। हाँ, और जितना मास का डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब उतना ज्यादा स्टेबल है, तभी तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है तोड़ने के लिए। अरे हाँ, तो ये बाइंडिंग एनर्जी आ गया। और किसी भी न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी होती है वो बाइंडिंग एनर्जी से पता चलता है। बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर, एक मास नंबर को तोड़ने के लिए कितनी बाइंडिंग एनर्जी आ रही है। मान लो एक बहुत छोटा सा न्यूक्लियॉन्स है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, इसको तोड़ने के लिए 20 MeV एनर्जी चली, और एक है 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, इसको तोड़ने के लिए 20 MeV एनर्जी देनी पड़ी। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है, एनर्जी तो सेम देनी पड़ रही है। अरे एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को अलग अलग करने में इतना लगी, इसमें तो 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन को अलग करना है, 8 प्रोटॉन में और 8 न्यूट्रॉन में से एक ही को अलग करना होता तो कम एनर्जी लगती। तो सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी से पता नहीं चलेगा स्टेबिलिटी। एक न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, मतलब एक न्यूक्लियॉन्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम बोलेंगे स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर। ठीक है, क्या ये फील आ गया? देखिए नेक्स्ट है
बाइंडिंग एनर्जी मास नंबर वर्सेस मास नंबर का ग्राफ, बाइंडिंग एनर्जी मास नंबर वर्सेस मास नंबर का ग्राफ। तो देखिए ग्राफ कैसा बनता है, बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर वर्सेस मास नंबर का ग्राफ देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। देखिए ऐसा ग्राफ बनता है। यहां पे जैसे ही मास नंबर कम से 0 से आप मास नंबर बढ़ाते जाओगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर बढ़ती है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एज मास नंबर इंक्रीजेस देन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, ओके सर। मास नंबर कुछ ऑलमोस्ट 30 के आसपास यहां पे ऐसा बनता है। उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो यहां से यहां तक ऑलमोस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर कांस्टेंट नहीं है, कुछ 170 के आसपास तक कांस्टेंट रहता है। फिर बड़े मास नंबर पर देखो बाइंडिंग एनर्जी घट गई, मतलब यहाँ पे छोटे छोटे न्यूक्लियाई स्टेबल रहते हैं, बहुत सॉरी छोटे छोटे न्यूक्लियाई अनस्टेबल रहते हैं, बहुत बड़े न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल रहते हैं, मीडियम साइज वाले न्यूक्लियाई स्टेबल रहते हैं। देखो एंड देन डिक्रीजेस, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है थोड़ी दूर के लिए, फिर घट जाता है। न्यूक्लियॉन्स ऑफ द लोअर मास नंबर फ्यूज फॉर द स्टेबिलिटी एंड रिलीज एनर्जी। जो ये है इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो ये दोनों मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बना लेते हैं और एनर्जी रिलीज करेगा। क्योंकि देखो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई मतलब स्टेबल हुआ, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई थे, मैंने दिया कुछ नहीं है, वो अपने आप से एक साथ जुड़ के बड़ा न्यूक्लियाई बना लेते अपने आप। इसमें हमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप जुड़ जाते हैं। तो अपने आप जुड़ के जब बड़ा न्यूक्लियाई बनाएंगे तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, मतलब वो ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी की तरफ गया। और कोई भी नेचुरल अननेचुरल लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स जब स्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, और अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जैसे ये भी टूट के दो छोटे छोटे बनाएगा, तो ये अनस्टेबल था, स्टेबल हुआ तो एनर्जी क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। एनर्जी क्या करेगा, रिलीज, एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। न्यूक्लियस ऑफ द हायर मास नंबर ब्रेक्स फॉर द स्टेबिलिटी एंड रिलीज एनर्जी, ये भी एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूजन, जुड़ना, और वहां पे क्या होता है, फीजन, टूटना, और दोनों में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब ये केसरसन रीजन है, जरा इसको ध्यान से देखते हैं, जरा इसको ध्यान से देखते हैं। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस इज practically independent on the atomic number for nuclei of mass number 30 to 170। सही तो है, लगभग इसके रेंज में यूरेनियम होता है 237 मास नंबर का, वहां पे जाकर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लगभग 30 से 170 के बीच में जो न्यूक्लियाई होते हैं उसकी स्टेबिलिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज, यस न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ न्यूक्लियाई के अंदर फर्मी मीटर की रेंज में ही लगता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और वीक न्यूक्लियर फोर्स और फर्मी मीटर से छोटा 10⁻16 तक लगता है। तो मेरे हिसाब से दोनों सही है, मेरे हिसाब से क्या है, ये दोनों सही। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, फिर आएंगे अभी बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट पे बहुत सारे सवाल करेंगे। थोड़ा सा न्यूक्लियर फोर्स समझ लेते हैं। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है भाई साहब, न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स होता है जो न्यूक्लियॉन्स के बीच लगता है, बिटवीन इक्वली between न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इक्वली एक्ट्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। जैसे एक प्रोटॉन के बीच में, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच में, एक न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में इक्वली लगता है, इक्वली लगता है ये फोर्स, इक्वली लगता है, मतलब ये पार्शियलिटी नहीं करता कि प्रोटॉन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है या क्या है। ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच इक्वली लगता है। क्या लगता है, इक्वली लगता है। क्लियर है क्या ये बात? हाँ। शॉर्ट रेंज फोर्स है, ज्यादा लंबे न्यूक्लियंस पे नहीं लगता, दूर दूर बैठा हो तो शॉर्ट रेंज फोर्स है। नॉन सेंट्रल फोर्स है एंड नॉन कंजर्वेटिव है। क्या है, शॉर्ट रेंज है, नॉन सेंट्रल है और नॉन कंजर्वेटिव है। नॉन सेंट्रल है, नॉन कंजर्वेटिव, शॉर्ट रेंज है, ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं लगता। नॉन सेंट्रल है, मतलब ये एकदम लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दो प्रोटॉन के बीच लगे, जरूरी नहीं है। और नॉन कंजर्वेटिव, सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर होता है इससे एकदम उल्टा है। हाँ एकदम उल्टा है। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, सेंट्रल होता है, कंजर्वेटिव होता है, लॉन्ग रेंज होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये क्या है, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज नहीं है, नॉन सेंट्रल, सेंट्रल नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव एंड डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, डज not follow inverse square law, does not follow inverse square law। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो न्यूक्लियर फोर्स का एक टाइप है
जो सबसे शॉर्टेस्ट रेंज होता है 10 का पावर -16 मीटर, मतलब बहुत ज्यादा पास आ जाते तब लगता है, ये रिपल्सिव होता है और मीडिएटेड बाय ये क्या होता है, बोसॉन्स। और जिस न्यूक्लियर फोर्स की हम बात करें, मेन न्यूक्लियर फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि हमेशा रिपल्सिव होता है, 10 का पावर हमेशा अट्रैक्टिव होता है, 10 का पावर -15 मीटर इसका रेंज होता है, मीडिएटेड बाय मेसॉन। तो दो तरह के न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, मोटा मोटा दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर दोनों के लिए ये बातें सही है, हैं? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर हो या वीक न्यूक्लियर हो, दोनों के लिए ये बातें सही है, ये बातें तो दोनों के लिए सही है, ये बातें तो दोनों के लिए सही है, ठीक है। अब इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, एक तो रेंज का। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स फर्मी मीटर के रेंज में लगता है, और उससे भी कम डिस्टेंस थोड़ा हो जाए तो वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव होता है, बोसॉन मेडिएट करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव रहता है और मेसॉन से मेडिएटेड होता है, वो बोसॉन ये मेसॉन। अब एक बात आती है, जब स्ट्रॉन्ग और वीक ना लिखा हो, सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स पूछे, तो आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मानेंगे। क्या मानेंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मानेंगे। न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन में बराबर लगता है, इसकी रेंज फर्मी मीटर में होती है स्ट्रॉन्ग की। वीक की रेंज इससे और छोटी, बटा 10 हो जाएगा, 10 का पावर -16। न्यूक्लियर फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक से 100 गुना ज्यादा होता है, 100 गुना ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है। और एक सवाल कर लीजिए, इफ द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन एंड बिटवीन अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डिस्क्राइब बाय दिस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इफ द न्यूक्लियर फोर्स, आराम से इस सवाल को पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। इफ द न्यूक्लियर फोर्स, मतलब यहां पे किसी और फोर्स या नेट फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहे, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा। भले ही इलेक्ट्रोस्टैटिक 100 गुना कमजोर है, 100 टाइम्स वीक है, बट लगेगा तो सही, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी रिपल्सिव। हाँ सर लगेगा, तो यहां पे उसको कंसीडर नहीं कर रहा है। ये क्या बोल रहे हैं? इफ द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन एंड बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ये वाला आपका आंसर होगा, सीना ठोक के एकदम, ठीक है। ओके सर समझ गए। लेकिन अगर सवाल मैं ये दे दूं, सिर्फ ये सवाल हो, इफ द फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन, अभी न्यूक्लियर फोर्स की बात ही नहीं कर रहा है, बोला दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स, एंड न्यूट्रॉन एंड बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज डिनोटेड बाय दिस, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज दिस। अब बताइए कौन सा सही होगा, अब बताइए कौन सा सही होगा, आराम से सोच के बताओ। इसमें से एक सही ऑप्शन है, स्लाइड 15 करो, स्क्रीन पॉज करके थोड़ा सोचो, स्लाइड 15 स्क्रीन पॉज करके थोड़ा सोच, स्क्रीन पॉज करके थोड़ा सोच, आराम से कर सकता है तो स्क्रीन पॉज करके थोड़ा सोच। यहां पे किसकी बात हो रही है? फोर्स की बात हो रही है, यहां पे सिंपल फोर्स की बात हो रही है। यहां पे सिंपल फोर्स की बात हो रही है, करिए। करिए करिए, सिंपल फोर्स की बात हो रही है, करिए करिए। तो क्या होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में तो न्यूक्लियर ही लगेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा नहीं। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक की कोई बात नहीं, न्यूक्लियर ही लगेगा, तो इन दोनों में फोर्स बराबर होगा। बट प्रोटॉन प्रोटॉन में न्यूक्लियर अट्रैक्टिव और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव, इसका फोर्स अलग होगा। प्रोटॉन प्रोटॉन का फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के फोर्स से क्या होगा? अलग होगा। और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बराबर होगा, ये आंसर है। आंसर भी कितने लोग सही कर पाए बताइए। चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा ये तो हो गया, 3 बार कॉपी कर लिया था, कोई बात नहीं। चलिए अब है क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। क्या बेटा? क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है,
ए और बी मिलके तुम्हारा एक प्रोडक्ट बने C+D, ठीक है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, ए और बी दो न्यूक्लियाई है, वो इंटरेक्ट करके न्यूक्लियाई क्या बना रहा है, सी बना रहा है, और यहां से कुछ रिलीज्ड एनर्जी हो रही क्यू, ठीक है। तो हम क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन लिखते हैं मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, जो रिएक्टेंट का मास था, इनिशियल मास था, माइनस मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी को सब्ट्रैक्ट कर दिया इनटू सी स्क्वायर, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। ये मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी वाला मास डिफेक्ट नहीं है, ये रिएक्शन का मास डिफेक्ट है। मान लो इसका और इसका मास जोड़ के 2 किलो आया, रॉ बता रहा हूं एग्जांपल के लिए, 2 किलो है, और फिर जोड़ के ये आ गया 4 किलो, तो मास बढ़ गया। हाँ, मास कैसे बढ़ जाएगा, तो एनर्जी इसने अब्जॉर्ब किया होगा। ये न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी और मास इक्विवेलेंट होता है, मतलब मास इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी तुम दोगे, हीट या साउंड या लाइट, जो भी फॉर्म में तुम एनर्जी दे रहे हो, वो उसके मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनर्जी दोगे तो मास में कन्वर्ट होकर मास बढ़ा देगा, तो मास 2 kg था, 4 kg हो गया, मतलब एनर्जी दिया है। और अगर मान लो ये 2 kg था, फाइनली 1 kg हो गया, तो 2 kg का न्यूक्लियाई था, दो प्रोडक्ट जो बना टोटल मास 1 kg का बना, इसका मतलब 1 kg खत्म हो गया। तो कहाँ गया होगा 1 kg? 1 kg एनर्जी में खत्म। 1 kg कहाँ गया? एनर्जी में खत्म हो, एनर्जी में चला गया, मतलब एनर्जी रिलीज हो गया, ठीक है। तो ये क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन होता है। आप यहाँ पे कह सकते हो कि मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी जोड़ के ज्यादा है मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी से, मतलब मास डिक्रीज हो रहा है, मास डिक्रीज हो रहा है, मास कम हो गया, खत्म हो गया, मतलब एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई। और एनर्जी अगर रिलीज हुई, एनर्जी अगर रिलीज हुई, तो ये रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी रिलीज हुई, एक्सोथर्मिक है। अब अगर मैं ऐसे लिखूं, अच्छा इसको तुम ऐसे ड्राइव भी कर सकते हो, बड़ा सुंदर तरीका बताता हूं ड्राइव करने का। इस तरफ टोटल मास एनर्जी, लेफ्ट हैंड साइड की टोटल एनर्जी राइट हैंड साइड की टोटल एनर्जी के बराबर होगा। हाँ सर, तो टोटल एनर्जी मास एनर्जी, इसका मास एनर्जी प्लस इसका मास एनर्जी बराबर इसका मास एनर्जी प्लस इसका मास एनर्जी प्लस क्यू। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? दैट मास एनर्जी माइनस दिस मास एनर्जी। क्या फील आ गया? ये बताओ, गर्दा विजुअलाइजेशन है यहाँ पर। हाँ सर ये ठीक है। अब एक क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन हम डिफाइन करते हैं बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में। बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में उल्टा होता है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C प्लस डी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A प्लस बी। C और D की बाइंडिंग एनर्जी जोड़ के हम B, A और B के बाइंडिंग एनर्जी से क्या करते हैं? घटा देते हैं। ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। इसमें C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, एनर्जी है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में, बस इतना याद रखना है। अगर मान लीजिए कि इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो गई, ऑब्वियस सी बात है, ये रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ गया तो एनर्जी रिलीज होगी। इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, ये कम, देखो पॉजिटिव आ गया, क्यू पॉजिटिव मतलब एनर्जी रिलीज होना, क्यू पॉजिटिव मतलब एनर्जी रिलीज होना। देखो क्यू लिखा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, देखो क्यू वैल्यू इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। मास में रिएक्टेंट की मास माइनस प्रोडक्ट की मास, बाइंडिंग एनर्जी में प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की बाइंडिंग, और तो ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी होता है, मतलब टोटल पर मास नंबर नहीं, टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर नहीं। Which is more stable, 4x6 and 6y12 having binding energy 24 electron volt and 36 electron volt respectively। मतलब ये तुमको दिया हुआ है, ये तुमको दिया हुआ है कि दो न्यूक्लियाई है x एंड y। ये क्लास में भी कराया हुआ है मैंने, ऐसे सवाल कर लेने चाहिए, इजी होता है। क्या है? Which is more stable, 4x6 and 6y12 having binding energy 24 electron volt and 36 electron volt। एक न्यूक्लियाई है 4x6 जिसकी बाइंडिंग एनर्जी है 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक न्यूक्लियाई है 6y12 जिसकी बाइंडिंग एनर्जी है 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दो दो x एंड y अलग। तो ज्यादा स्टेबल कौन है? तो ज्यादा स्टेबल y है। नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर निकालेंगे। इसकी बाइंडिंग एनर्जी है 24, मास नंबर है 6, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी 6 चौका 24, 4 MeV पर न्यूक्लियॉन्स। टोटल मास नंबर कितना है? 6 ही तो है, टोटल मास नंबर यहाँ लिखते हैं ना। हाँ, और ये है तुम्हारा 36/12, 12 या 36, 3 MeV पर न्यूक्लियाई। तो x की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई ज्यादा है, तो x इज मोर स्टेबल, x इज मोर स्टेबल। क्या ये आप समझ गए? क्या इसकी फील है आपको? बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर स्टेबिलिटी को बताता है, बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर स्टेबिलिटी को बताता है। यहां पे मैंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, ग्राफ को ध्यान से देखिए, ग्राफ को ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या ग्राफ है?
सर ये बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर वर्सेस मास नंबर का ग्राफ, वाई एक्सिस पे ये बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, कुछ ऐसा है, और ये एक्स एक्सिस पे मास नंबर, यहाँ पे कोई न्यूक्लियाई है ए, यहाँ पे कोई न्यूक्लियाई है आपका बी, यहाँ पे न्यूक्लियाई है डी, और यहाँ पे है सी, ये ए यहाँ पे देखना, ठीक, ओके। तो ये रिएक्शन हुआ है, ए बी और डी में कन्वर्ट हुआ है, तो आप बताइए एनर्जी एब्जॉर्ब होगा कि रिलीज। तो ए बना है बी और डी में, तो ए यहाँ है, बी यहाँ और डी यहाँ, बी यहाँ और डी यहाँ। क्या ए की बाइंडिंग एनर्जी कम थी तो अनस्टेबल था, और ग्राफ स्टेबिलिटी की तरफ जहां जा रहा है वहां की न्यूक्लियाई बन रहा है, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ गया तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज्ड होगा। देखिए एनर्जी रिलीज्ड, ये सी डी और बी में कन्वर्ट हुआ है, तो ये सी है अनस्टेबल है, डी और बी में कन्वर्ट हुआ तो फिर से एनर्जी रिलीज होगा, फिर से एनर्जी रिलीज होगा। अब 2b, दो बी का न्यूक्लियाई मिलके सी बना है, दो बी का न्यूक्लियाई मिलकर सी बना है, तो अनस्टेबल हो रहा है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई बी का सी में कन्वर्ट हुआ है, तो ये क्या हुआ, अनस्टेबल। अनस्टेबिलिटी में एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। अब बताओ क्या कहना चाहते हो। अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो एनर्जी रिलीज होगा, अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो एनर्जी रिलीज होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो एनर्जी अब्सॉर्ब होगा। बताओ, बोलो बोलिए, आराम से ध्यान से सोच के बताइए क्या चीजें ठीक है, चीजें ठीक है, क्लियर है क्या, आराम से ध्यान से सोच के बताइए चीजें ठीक है क्या। चलिए आगे देखते हैं, ये देखिए क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन की बात कर रहे थे, ए प्लस बी सी प्लस डी में कन्वर्ट हुआ, क्यू ये द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन है, तो क्यू बराबर होगा मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ सी माइनस मास ऑफ डी इंटू सी स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में होगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए एंड बी, ये होगा। ए और बी का मास ज्यादा है, फाइनली मास कम हो गया, मास कम हो गया तो कहाँ गया, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ। अगर बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा है तो स्टेबिलिटी की तरफ गया तो एनर्जी रिलीज हुआ। अगर सी और डी की बाइंडिंग है मास ज्यादा है तो एनर्जी अब्सॉर्ब होगा, सी और डी की बाइंडिंग एनर्जी कम है तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी अब्सॉर्ब होगा, अनस्टेबिलिटी की तरफ गया, अनस्टेबिलिटी की तरफ गए हैं हम, क्लियर है क्या। नेक्स्ट देखिए न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन ग्राफ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्शन दे देते हैं, उसमें पूछ लेते हैं कि बताओ इसमें अल्फा डीके है तो क्या होगा प्रोडक्ट, बीटा डीके है तो प्रोडक्ट क्या होगा, या फिर ऐसा पूछ लेंगे कि दो अल्फा डीके और बीटा डीके हुआ तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। उसके लिए समझना जरूरी है, वाई एक्सिस पे न्यूट्रॉन रखते हैं, एक्स एक्सिस पे प्रोटॉन रखते हैं। लोअर मास नंबर पे जो भी स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, लेकिन हायर मास नंबर पे रिलेटिवली न्यूट्रॉन का रेशियो थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये है बेटा स्टेबिलिटी कर्व, ये क्या है, स्टेबिलिटी कर्व है, ये स्टेबिलिटी कर्व है। यहाँ पे न्यूक्लियाई जो होगा वो स्टेबल रहे, यहाँ पे जो न्यूक्लियाई होगा ना वो न्यूक्लियाई कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। अगर मैं मान लो कि कोई न्यूक्लियाई यहाँ की बात करता हूँ तो ये न्यूक्लियाई तो बिछड़ा हुआ है, अनस्टेबल है, मसला अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, तो देखो इसमें न्यूट्रॉन का नंबर इतना है, प्रोटॉन का नंबर इतना, साफ साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है प्रोटॉन से, मतलब न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो एक से बहुत ज्यादा है। दिस इज द रीजन ऑफ अनस्टेबिलिटी। अगर जरूरत से ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, दिस इज द रीजन ऑफ अनस्टेबिलिटी, यह अनस्टेबल होने का एक कारण है, ये अनस्टेबल होने का क्या है, कारण है। अगर कोई न्यूक्लियाई जिसकी न्यूट्रॉन नंबर बहुत ज्यादा है वो नीचे जाता है, एक न्यूट्रॉन आपका कम करेगा और सिमिलरली तुरंत से एक प्रोटॉन बढ़ा लेगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन, मतलब न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, फिर एक न्यूट्रॉन कम होगा प्रोटॉन बढ़ेगा, इस तरीके से स्टेबिलिटी कर्व के पास आता है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो मास नंबर तो कंजर्व है, हाँ, लेकिन चार्ज कंजर्व नहीं है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, ये प्लस ही चार्ज है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। ये आपका हो गया बीटा माइनस डीके का इक्वेशन। तो बीटा माइनस डीके में क्या हो रहा है कि जैसे सब नीचे आ रहे हो तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, मतलब मास नंबर एक से कब बढ़ गया, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। न्यूट्रॉन तो
न्यूट्रॉन तो एटॉमिक नंबर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर बढ़ाता है, मास नंबर सेम रहेगा। मास नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे मान लो कोई न्यूक्लियाई है एक्स जिसका एटॉमिक नंबर है जेड और मास नंबर है, ये न्यूक्लियाई वाई बनेगा अगर ये इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है, एटॉमिक नंबर इसका एक से क्या होगा? एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाएगा, Z+1, मास नंबर सेम रहेगा, यहाँ पे एंटी न्यूट्रॉन। ये है तुम्हारा बीटा माइनस डीके का एक ग्राफ, ये है तुम्हारा बीटा माइनस डीके का ग्राफ। अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई न्यूक्लियाई है बी, यहाँ पे न्यूक्लियाई है बी। अब बताओ ये अनस्टेबल क्यों है? इसके अनस्टेबल होने का रीजन क्या है? इसके अनस्टेबल होने का रीजन क्या है? इसके अनस्टेबल होने का रीजन ये है बेटा, इसके अनस्टेबल होने का रीजन ये है कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा है। इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा है, लेक्चर के लिए फोन आ रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बहुत कम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा है, न्यूट्रॉन कम है, तो आप बोलोगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन वेरी 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 ग्रेटर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन बाय न्यूट्रॉन रेशियो एक से बड़ा होना या न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो एक से बड़ा होना अनस्टेबिलिटी का रीजन है। तो ये क्या करेगा कि एक प्रोटॉन कम करेगा और एक न्यूट्रॉन बढ़ाएगा, मतलब जो आपका प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए, चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक बीटा प्लस होगा, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। क्यों पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए? तो प्रोटॉन में प्लस होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, प्लस यहाँ पे एक न्यूट्रिनो निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो निकलेगा। ये कैसे याद रखते हैं? तो देखो ये न्यूक्लियाई से ये न्यूक्लियाई बना, बाहर क्या एक पार्टिकल निकला इलेक्ट्रॉन, तो उसके साथ ये क्या निकला? एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। यहाँ पे एक एंटी पार्टिकल निकला तो यहाँ पे क्या निकलता है? न्यूट्रिनो। यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1, क्योंकि एक प्रोटॉन था, एटॉमिक नंबर एक प्रोटॉन से, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे, एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। एक प्रोटॉन कम हो गया, मतलब एक से एटॉमिक नंबर कम हो गया, डिक्रीजेस बाय 1। मास नंबर सेम रहेगा, मास नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। मास नंबर क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। क्लियर है ये बात? हाँ सर, ये बात तो हमें सही समझ आ रही, क्लियर है एकदम, ये बात एकदम सही। यहाँ पे अगर मैं देखूं कोई न्यूक्लियाई यहाँ पे सी है, तो इसका तो प्रोटॉन भी नंबर ज्यादा है और न्यूट्रॉन नंबर भी ज्यादा है, मतलब इसका मास नंबर एक से ज्यादा है। तो ये न्यूक्लियाई क्या करता है कि इस यहाँ तक पहुंचने के लिए 2 न्यूट्रॉन कम किया, 2 प्रोटॉन कम किया और मास नंबर ओवरऑल कम किया, ये ऐसे ऐसे चल के आता है। मतलब डायरेक्टली अगर ये यहाँ से सीधा ऐसे जा सकता है क्या? बहुत सारे प्रोटॉन 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 कम कर लिए, नहीं पॉसिबल है ना। मास नंबर जो होता है ना वो अचानक से इतना कम नहीं कर सकता सीधा सीधा। अच्छा प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का एमिशन डायरेक्टली थोड़ी ना होने लग जाएगा। तो क्या करता है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन एक साथ ही मीट करता है, मतलब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है। मान लीजिए कोई न्यूक्लियाई है एक्स जिसका एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर है, एक अल्फा डी के निकाला तो ये बनेगा 2 से एटॉमिक नंबर कम, 4 से मास नंबर कम, 2He4 प्लस क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। ये है तुम्हारा अल्फा पार्टिकल। अब इसको ऐसे याद रखो कि ये न्यूट्रॉन का ग्राफ है और ये प्रोटॉन का ग्राफ है। जब ऊपर से नीचे गिरता है, नीचे गिरा मतलब माइनस डी के, और नीचे गिरेगा तो न्यूट्रॉन से दूर प्रोटॉन के पास, मतलब एटॉमिक नंबर एक से बढ़ेगा, मास नंबर सेम रहेगा। ऐसे आ रहा, ऐसे ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ेगा तो बीटा प्लस डीके करेगा, बीटा प्लस डीके में ये प्रोटॉन से दूर न्यूट्रॉन के पास जा रहा है, तो मास नंबर इसका सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक नंबर एक से कम होगा। और कहीं अल्फा डीके हो रहा है तो 2 एटॉमिक नंबर और 4 से मास नंबर कम होगा। ये तुम्हें मोटा मोटा याद रखना है, ये तुम्हें मोटा मोटा क्या करना है, याद। क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन अगर लिखते हो आप, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन लिखते हो, मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं, ये रहा क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन लिखते हो इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास। तो यहाँ पे है तुम्हारा, मान ले एक एक्स है और ये कन्वर्ट हुआ है तुम्हारा वाई में, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकला है और एक एंटी न्यूट्रिनो निकला है, प्लस क्यू वैल्यू। इसका एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर ए। बताओ इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? बीटा माइनस हुआ है, तो बीटा माइनस में क्या होता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाता है और मास नंबर ये रहेगा। ये रिएक्शन है। इसका क्यू वैल्यू क्या लिखोगे? तो क्यू वैल्यू लिखेंगे मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल मास है तो सिंपल तुम इतना रख सकते हो इंटू सी स्क्वायर। ये है तुम्हारा क्यू वैल्यू, बीटा माइनस का क्यू वैल्यू देखो,
बीटा माइनस का क्यू वैल्यू मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर, ये रहा। ठीक है, ओके सर, समझ गया। लेकिन बीटा प्लस का लिखोगे तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे आ गया? तो ये जो हमने लिखा है ना, ये जो हमने लिखा है, 2 मिनट रुक के समझ लेना अच्छे से। जब मैं एटॉमिक मास के टर्म्स में लिखूंगा तब तो ये आएगा दोनों के लिए सेम, सेम फॉर बोथ, सेम फॉर बीटा माइनस, एक मिनट, बीटा माइनस के लिए दोनों के टर्म्स में सेम आता है। बीटा माइनस के लिए चाहे एटॉमिक मास के टर्म्स में लिखो या न्यूक्लियर मास के टर्म लिखो, सेम इन एटॉमिक मास और इन न्यूक्लियर मास, दोनों के टर्म्स में सेम आता है। एटॉमिक मास के टर्म्स में लिखो या न्यूक्लियर मास के टर्म्स में लिखो। होता क्या है कि तुम, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो इक्वेशन में तो हम न्यूक्लियस का मास लिखते हैं, हम एटम का मास नहीं लिखते, हम लिखते किसका? न्यूक्लियस का मास। और न्यूक्लियस के मास को हम लिख सकते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस बराबर मास ऑफ एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? न्यूक्लियस बन जाएगा। एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन का मास घटा दोगे तो न्यूक्लियस का मास बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर, बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियस का मास लेता हूँ रिएक्टेंट का, माइनस प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर कर दो तो बीटा माइनस डीके का क्यू वैल्यू आ गया। और ये सवाल पूछा हुआ है, कोई पढ़ाता नहीं है, देख लेना मिला के, लेकिन ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है सर, ये तो समझ आ गया, नीट में पूछा है 2013-14 में, ये तो समझ आ गया। अब यहाँ पे न्यूक्लियर मास तुमने लिखा है, अब न्यूक्लियर मास बराबर होता है एटम का मास माइनस इलेक्ट्रॉन का मास, इसमें एटम का मास माइनस इलेक्ट्रॉन का मास, फिर से ये इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर करोगे तो रिजल्ट तुम्हारा सेम ही आएगा बीटा माइनस के लिए। बीटा माइनस के लिए न्यूक्लियर मास मानो या एटॉमिक मास मानो, सॉल्व करके सेम ही आता है। अच्छा सर, समझ आ गया, अब थोड़ा बात समझ में आ रही। अगर बीटा प्लस के लिए लिखो तो बीटा प्लस के लिए एटॉमिक मास के टर्म्स में तो ये होगा -2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन न्यूक्लियस मास के टर्म्स में लिखोगे बीटा प्लस न्यूक्लियर मास, तो ये होगा मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर डायरेक्ट। बीटा प्लस में न्यूक्लियर मास के टर्म्स में लिखो तो ये आएगा, लेकिन एटॉमिक मास लिखोगे, ये न्यूक्लियस का मास होगा एटॉमिक का मास माइनस इसके इलेक्ट्रॉन का मास, फिर इस इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर करोगे बीटा प्लस डीके में। बीटा प्लस डीके होता है x मास नंबर है, एटॉमिक नंबर z बराबर y मास नंबर एटॉमिक नंबर एक से कम होगा, मास नंबर सेम रहेगा, क्योंकि मैं बात करूं बीटा प्लस डी के ऊपर जाएगा, न्यूट्रॉन बढ़ेगा प्रोटॉन घटेगा, ठीक है, E प्लस और यहाँ पे न्यूट्रिनो, ये सब सिंपल होगा, ठीक है, न्यूट्रिनो होगा। तो यहाँ से जब तुम एटॉमिक मास के टर्म से लिखोगे, न्यूक्लियर मास के टर्म से लिखोगे तो ये आएगा न्यूक्लियर मास, लेकिन एटॉमिक मास के टर्म से लिखोगे तो यहाँ पे 2me का एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है। ऐसे याद रखो, बीटा प्लस डीके में जब हम एटॉमिक मास के टर्म्स में लिखते हैं, बीटा प्लस डीके में जब हम एटॉमिक मास के टर्म्स में लिखते हैं, एटॉमिक मास के टर्म्स में लिखते हैं तो ये -2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीटा माइनस में नहीं आएगा, एटॉमिक मास और न्यूक्लियर मास सेम रहेगा। बीटा प्लस में ये रहा तुम्हारा न्यूक्लियर मास, एटॉमिक मास में 2 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस इतना डिफरेंस है, याद रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं अल्फा डीके का लिखूं तो अल्फा डीके का क्या होता है कि एक न्यूक्लियाई है, मान लीजिए ए, उसका मास नंबर है, सॉरी वाई, उसका मास नंबर है, एटॉमिक नंबर है जेड, मान लीजिए वो एक्स में बना, तो एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा, मास नंबर 4 से कम होगा, +2He4 प्लस क्यू वैल्यू, तो इसका क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन आएगा मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ अल्फा, तो लिखोगे इनटू सी स्क्वायर, ये क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन आएगा। और ये क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन क्या होगा कि इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी में शेयर होगा, तो ये तो पैरेंट न्यूक्लियर, इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी में शेयर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो जाएगा आपको एक्स में, मतलब डॉटर न्यूक्लियाई और काइनेटिक एनर्जी जो जाएगा आपको अल्फा पार्टिकल वो कितना जाएगा। तो देखो, जब ये रेस्ट में था और 2 पार्ट में बना तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो मोमेंटम याद रखना डॉटर न्यूक्लियाई का बराबर मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा। और जब मोमेंटम बराबर होता है तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, मास जिसका कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो अल्फा की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी डॉटर के कंपेयर। टोटल मान लो रिलीज एनर्जी है क्यू, कितने मास नंबर में, ए मास नंबर, तो ए मास नंबर में एनर्जी रिलीज हुआ है
क्यू, तो पर मास नंबर कितनी रिलीज होगा, क्यू बाई ए। इसमें कितना जाएगा, तो इनवर्स रेशियो ऑफ मास होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पी स्क्वायर बाई 2m। तो अगर अल्फा की एनर्जी लिखोगे तो डॉटर का मास आएगा उसके सामने, क्योंकि इनवर्स उसका इसका मास नीचे आएगा। तो याद रखना, अगर मैं एक्स का डॉटर न्यूक्लियाई का काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं तो ये होगा तुम्हारा 4, और अल्फा पार्टिकल का लिखूंगा तो क्यू बाई ए 4 माइनस ए, सॉरी ए माइनस 4, ए माइनस 4 किसका मास नंबर है, इसका डॉटर न्यूक्लियाई का। तो बड़ा आसान है, जो 13 पेज में कभी मैंने क्लास में इसको ड्राइव करके बताया होगा, आज मैं बस 2 लाइन में आपको बता दिया। और कितने लोगों को समझ आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितने लोगों को समझ आया स्लाइड 22, स्लाइड 22 कितने लोगों को समझ आया, मैं एक बार और बताता हूं फिर कमेंट कर देख। ये रिएक्शन हुआ, टोटल एनर्जी रिलीज हुई क्यू, क्यू एनर्जी कितने मास नंबर में रिलीज हुई, ए मास नंबर में, तो ये हो जाएगा क्यू बाई ए। और जब अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो ज्यादा होगा, होगा ए माइनस 4, और काइनेटिक एनर्जी डॉटर न्यूक्लियाई का लिखोगे तो कम होगा 4 इंटू क्यू बाई ए। अच्छा, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे क्यू बाई ए से क्यू बाई ए कट जाएगा, हाँ। तो अल्फा का काइनेटिक एनर्जी अल्फा के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 4 नीचे, डॉटर का मास नंबर देखो ए माइनस 4, सॉल्व हो गया। हाँ अच्छा सर एक मिनट, ये जो काइनेटिक एनर्जी अल्फा प्लस डॉटर न्यूक्लियाई का अगर मैं जोड़ दूं तो जोड़ देने पे तो टोटल एनर्जी क्यू आना चाहिए, उसी क्यू को तो ये शेयर कर रहा है। हाँ, तो यहीं से तो डेरिवेशन शुरू करते हैं कि जो टोटल एनर्जी रिलीज हुई है वो दोनों शेयर करेगा, जब वो दोनों शेयर करेगा तो इन दोनों को जोड़ोगे आप तो क्यू बाई ए कॉमन आ जाएगा, क्यू बाई ए माइनस 4, क्यू बाई ए 4 है तो ए माइनस 4 प्लस 4, 4 से 4 कट गया, ए बचेगा, ए से ए कट गया, क्यू आंसर आ गया। बोलो झमाझम, पूरा फील आ गया कि नहीं आ गया, यही रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई। अच्छा, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई भी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो ये मान लो ए मास नंबर है, कन्वर्ट हुआ तो डॉटर न्यूक्लियाई हुआ ए माइनस 4 और ये अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी वी अल्फा अगर दे दिया तो 4 इसका मास नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये हो जाएगा मोमेंटम अल्फा पार्टिकल का। इसका मोमेंटम होगा ए माइनस 4 इंटू डॉटर न्यूक्लियाई की रिक्वायर्ड वेलोसिटी इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये ऐसे कट जाएगा, डॉटर न्यूक्लियाई की रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगा 4 वेलोसिटी ऑफ अल्फा ए माइनस 4, देखो यही है। रिक्वायर्ड वेलोसिटी भी पूछ लेते हैं, देखो रिक्वायर्ड वेलोसिटी 4 वेलोसिटी ऑफ अल्फा, 4 वेलोसिटी ऑफ अल्फा ए माइनस 4, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, ये देखो मैंने बताया अल्फा है ना, तो डॉटर न्यूक्लियाई का मास सामने होगा ए माइनस 4 क्यू बाई ए, डॉटर में अल्फा पार्टिकल का मास। पूरी तरीके से फील आई कि नहीं आई, असर आ गई। अब न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर मैं बात करूं तो सुनना ध्यान से, 2 मिनट बस सुनना। होता क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर वर्सेस मास नंबर का ग्राफ देखोगे ना तो कुछ इस तरह का बनता है, असर बनता है। इसमें 3 रीजन में बांटते हैं। छोटे छोटे न्यूक्लियाई एकदम ही अनस्टेबल होते हैं, जब ये दोनों मिलके फ्यूज होते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं तो यहां से एनर्जी रिलीज होता है, इसको कहते हैं फ्यूजन, मतलब जुड़ना। ये फ्यूजन हाइड्रोजन बम बनता है इसके कंसेप्ट। तो न्यूक्लियर बम 2 तरह के होता है, एक हाइड्रोजन बम जो फ्यूजन से जुड़ने से बनता है, एक फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज होता है लगभग 26.7 MeV के आसपास होता है। बट ये एक बार चेन रिएक्शन करा दोगे तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक होता है। ये कहाँ पे होता है, सन में होता है। और 2 न्यूक्लियाई को पास चिपकने के लिए वो अपने आप चिपकना चाहता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको रिपेल कर रहा होगा। तो 2 न्यूक्लियाई जब एकदम पास में चिपकता है तो उसको एनर्जी थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ती है। तो ये है बैरियर पोटेंशियल एनर्जी होता है 3/2 kBT। तो बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके ये होता है, इसको कराने के लिए थोड़ा टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है एटम बम। एटम बम क्या होता है कि एक बड़ा न्यूक्लियाई अचानक से 2 न्यूक्लियाई में टूटता है, तो 2 न्यूक्लियाई में टूटता है, इसको कहते हैं फीजन। फीजन मतलब टूटना, ये फीजन मतलब टूटना। इसमें एक फीजन में पर फीजन है, पर फीजन एक फीजन में जो एनर्जी रिलीज होता है 200 MeV होता है। ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में यही होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यही होता है, बस याद। सन में क्या होता है, हाइड्रोजन बम का कंसेप्ट होता है, वहां पे फ्यूजन होता है, मतलब जुड़ने का कार्यक्रम होता है। क्या होता है बेटा, जुड़ने का कार्यक्रम होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्यूजन होता है, मतलब टूटने का कार्यक्रम होता है। यहाँ पे जुड़ने का और यहाँ पे क्या होता है, टूटने। ठीक है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, थोड़ा बता देता हूँ। इसमें जैसे यूरेनियम 235 इसका फ्यूल है ना। अब ये स्टेबल होता है तो हम एक न्यूट्रॉन इस पे बम्बार्ड करते हैं,
यूरेनियम 235 क्या हो जाता है, यूरेनियम 236, और ये अनस्टेबल हो जाता है, तो फिर ये दो हिस्से में टूट जाता है और ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन रिलीज करता है। ये इसका मोटा मोटा काम है। इसमें होता क्या है, तो इसके कंपोनेंट्स जो मेन मेन है मैं आपको बता दूं, ये है यूरेनियम का रॉड, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235, ठीक है। ये जो यूरेनियम रॉड है ये यहाँ पे ऐसे लगे होते हैं, ठीक। यूरेनियम एक न्यूट्रॉन से किसी तरीके से हम बम्बार्ड करते हैं, तो ये यूरेनियम 236 हो जाता है, फिर ये अनस्टेबल हो जाता है, फिर ये कुछ एनर्जी रिलीज करता है, और यहाँ पे हम लगाते हैं कूलेंट। ये तुम्हारा होता है, ये होता है कूलेंट, कूलेंट, और ये होता है D2O मॉडरेटर, ठीक है। अब क्या है, जैसे न्यूट्रॉन निकला, अब ये न्यूट्रॉन एक रिएक्शन में कभी 2 निकलते हैं, 3 निकलते हैं, 4 भी निकल जाते हैं। ये जो न्यूट्रॉन होंगे वो जाके फर्दर इस यूरेनियम रॉड से टकराएंगे। हो सकता है फिर यहाँ से न्यूट्रॉन निकले, इस रॉड से टकराए या इस रॉड से टकराए, तो कुछ इस तरीके से होता है। तो यूरेनियम जब रिएक्शन में निकलता है तो बहुत तेज भागता है, तो यहाँ पे हम D2O लगा देते हैं। ये होता है तुम्हारा मॉडरेटर, जो कि स्पीड कम कर देता है। क्या कर देता है, स्पीड कम कर देता है। तो ये धीरे से जैसे अब मान लो स्पीड ज्यादा हुआ, तो जाके इसको यूरेनियम रॉड को छेद करके बाहर निकल जाएगा, तो रिएक्शन ही नहीं होगा। तो बहुत तेजी से नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे जाना चाहिए, तो हम D2O लगाते हैं। अभी D2O जाके से टकराएगा, स्पीड कम किया हमने, क्यों, क्योंकि पेंट्रेशन ना हो जाए, रिएक्शन हो। ठीक है सर, हो गया। लेकिन अब मान लो एक रिएक्शन से तीन या 4 न्यूट्रॉन निकले, 4 से 12 निकले, 12 से 40 निकले, तो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो ये होता है कंट्रोल रॉड। इस कंट्रोल रॉड को ऐसे घुसा देते हैं बीच में, इसके घुसाने से 2 न्यूट्रॉन ये कंट्रोल रॉड ऑब्जर्व कर लेता है और एक ही जा पाता है। अगर पूरा कंट्रोल रॉड घुसा देंगे तो इस यूरेनियम रॉड और इस यूरेनियम रॉड के बीच में कंट्रोल रॉड आ जाएगा, तो न्यूट्रॉन जाके आगे टकरा ही नहीं पाएंगे। कंट्रोल रॉड का समझ में आया, क्या करता है, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है, ये रिएक्शन को कंट्रोल करता है। सर पहला बात समझ में आ गया, रिएक्शन को कंट्रोल करता है। दूसरी बात ये होता है हेवी वाटर D2O जो मॉडरेटर का काम करता है, वो यूज टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन, यूज टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन, स्लो डाउन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करते हैं। कूलेंट क्या होता है, अब यहां से एनर्जी निकला, बहुत गर्म हो गया, अब उस एनर्जी को ये कूलेंट बहुत ज्यादा टेम्परेचर ना बढ़ाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर ना बढ़ा के सारी हीट को ऑब्जॉर्व कर लेता है। हमें अब मान लो कि हम ऐसा कुछ मटेरियल डाल दे या ऐसा लिक्विड डाल दे तो हीट कम एब्जॉर्व करे, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दे, तो भाई 10 कैलोरी हीट पे अलबला गया तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये क्या करता है, हीट ज्यादा एब्जॉर्व करता है लेकिन टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ाता, ताकि ये सेफ रहे, नहीं तो ये चैम्बर फट जाएगा। वही तो होता है जहां पे घटना होती है, दुर्घटना। अभी क्या हो गया कि कूलेंट बहुत हीट हो जाएगा, हीट से कूलेंट कहीं पे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम लेते हैं वाटर, ये वाटर तुरंत इसको लेके गर्म हो जाएगा, तो इस हीट को एब्जॉर्व करके वाटर गर्म हो गया, वाटर गर्म हो तो स्टीम बन गया, स्टीम बन गया तो भाप ऐसे ऊपर जाता है। तो ये भाप जो ऊपर गया इसको आप यूज कर लो टरबाइन में या कहीं भी, यहाँ पे पंप लगा दो, ये पंप क्या करता है, जो पानी बन गया है इस पानी को फिर से ऊपर चला देगा। ये है तुम्हारा मोटा मोटा काम। ये होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। इसमें पर फिजन कितने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकलता है, 2.5। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन बटा रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन, इसको कहते हैं के फैक्टर। के की वैल्यू अगर 1 है तो ये क्रिटिकल कंडीशन है, के की वैल्यू 1 से कम है तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, के की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा हो गया मतलब एब्जॉर्ब जो कर रहे हैं वो कम है और प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, 3 प्रोडक्ट कर रहे हैं, एब्जॉर्ब 1 ही कर रहे हैं, तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाएगी थोड़ी देर में, है ना। कंट्रोल्ड कब होगी, जब मतलब 3 प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से 4 को वो कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। सर 4 कैसे एब्जॉर्ब करोगे, तो भाई रिएक्शन एक थोड़ी ना हो रहा है, बहुत सारा मल्टीपल रिएक्शन हो रहा है। तो प्रोड्यूस हुआ मान ले किसी इंस्टेंट पे 12, मैंने एब्जॉर्ब कर लिए 15, मतलब पहले से भी जो प्रोड्यूस हुआ तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया, फिर प्रोड्यूस हुआ 15, हमने एब्जॉर्ब कर लिए 20, तो सारे को हम एब्जॉर्ब करके खत्म कर देंगे रिएक्शन। रिएक्शन कंट्रोल्ड हो गया, खत्म हो गया। ये क्रिटिकल होता है, जितने एब्जॉर्ब हो रहे हैं उतने ही इमिट हो रहे हैं, ठीक है, ओके। पावर ऑफ द रिएक्टर क्या होता है, पावर ऑफ द रिएक्टर होता है न्यूक्लियर पावर, टोटल एनर्जी ई टोटल बाई टाइम, ये पावर होता है। टोटल एक फिजन में एनर्जी ई रिलीज होती है तो हम कहते हैं टोटल फिजन एन हुआ इनटू पर फिजन, ये है एनर्जी पर फिजन, पर फिजन बटा टी, तो नंबर ऑफ फिजन इनटू एनर्जी पर फिजन बाई टी, ये हो जाएगा पावर ऑफ द रिएक्टर। इसको डायरेक्टली कितना मास बर्न हुआ है ना, तो मान लो कि पावर ऑफ द रिएक्टर पी है और टी टाइम में रिएक्शन हुआ तो कितना मास बर्न हुआ होगा, तो mc²। टोटल मास बर्न हुआ है m अगर, तो टोटल एनर्जी रिलीज होगी mc² बाई टी इज इक्वल टू पी, mc² बाई टी इज इक्वल टू पी।
mc²/c = p, है ना। तो यहाँ से मास बर्न भी आप निकाल सकते हैं, कितना मास बर्न हुआ वो भी निकाल सकते हैं। देखिए इस पर सवाल, अभी बहुत सारे सवाल करेंगे। यहाँ पे सवाल देखिए क्या है, एनर्जी रिलीज्ड इन द fission for a single 92 uranium 235 nucleus is 200 MeV. Then fission rate of 235 filled reactor operating at power level of 5 watt. तो पावर दिया है और एक फिजन की एनर्जी दी है, तो फिजन रेट पूछा है, मतलब NE/T होता है। तो फिजन रेट तो यही हुआ पर फिजन पर सेकेंड, तो N/T हो जाएगा आपको P/E। N/T क्या हो जाएगा? P/E। P दिया हुआ आपको 5 वोट, 5 वोट बटा एनर्जी, एनर्जी 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 कितना है? 2 MeV। हाँ 200 मेगा 10⁶। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो यहां से 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाओ, 5 × 10⁻+19 बटा 200 × 1.6, -10 -11 -16 अरे माइनस में पावर कहाँ आ रहा है? बी आंसर आएगा, क्योंकि ये तो +19 हो गया। अब यहाँ पे 1 मिनट, 200 × 10 का पावर 6 × 1.6 है, तो 19 और 6 काटोगे तो 10 का पावर 13 आ जाएगा। फिर कुछ 2 डबल 0 कैंसिल करोगे तो 10 का पावर 11 एग्जैक्टली मैच कर गया। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज अ मॉडरेटर? हेवी वाटर मैंने बताया था, मॉडरेटर की तरह D2O यूज करता है, इंपॉर्टेंट है सवाल। पावर ऑब्टेन्ड इन अ रिएक्टर यूजिंग U35 डिसइंटीग्रेशन इज इतना किलोवाट, मतलब 10⁻³ इंटू किलो को रखेंगे 10⁻³, ये पावर आया। द मास डीके पर आवर इज, सुनो ना, mc²/T। मास डीके पर आवर मतलब टाइम को तुम आवर में, तो ये जो m है वो हो जाएगा 10⁻3 m बराबर ये इंटू T/c²। तो ये 10⁻6 इंटू टाइम 60 × 60, क्योंकि पर आवर 1 घंटा लिखना है तो 1 घंटे को सेकेंड में चेंज करेंगे, और c² हो जाएगा तुम्हारा 3 2 9 × 10⁻16, 6 7 8, तो 10 का पावर 8 बचेगा। अब ऊपर हो गया तुम्हारा 3 से कैंसिल करूंगा तो 3 दूना 6 और ये 3 आ जाएगा, फिर ये 3 से कैंसिल करूंगा 2, वैसे भी 6 36, 9 चौक 36, ऊपर 4 आएगा, 4 × 10⁸ kg, ये आया तुम्हारा मास। 4 × 10⁸ kg 4, तो 40 माइक्रोग्राम आंसर आ जाएगा। -8 आएगा, 10 का 8 नीचे ऊपर जाएगा तो -8, ठीक है 40 माइक्रोग्राम, सही 40 माइक्रोग्राम ही तो है। m बराबर 4 × 10⁻² kg × 10⁻6। अब -6 को माइक्रो बोल सकते हैं, और 10⁻² है तो इसको हम लिख लेते हैं 40 × 10⁻³ kg × 10⁻6। 10⁻³ kg तुम्हारा ग्राम हो गया, 40 माइक्रोग्राम, ठीक 40 माइक्रोग्राम। कर ले भाई, देख ले आंसर सही आया कि नहीं है, देख ले आंसर सही आया कि नहीं है। देख, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर using uranium 235 fuel, the power output is 4.8 megawatt. The number of fission per second is, निकाल number of fission per second। तो ये 4.8 मेगा मतलब 10⁻6 बराबर N/T पूछा है पर सेकेंड इंटू 200 MeV। बताओ होमवर्क स्लाइड 30। आसान है, आसान है। फ्यूजन रिएक्टर टेक प्लेस एट अ हायर टेम्परेचर बिकॉज, बताया था अभी, जो फ्यूजन है, जुड़ना होता है, फ्यूजन जो होता है हाई टेम्परेचर पे होता है। एटॉम गेट आयोनाइज्ड एट हाई टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी हाई इनफ टू ओवरकम कोलम्बिक रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियाई, यही तो बताया। कोलम्बिक रिपल्सन होता है, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन दो अलग अलग न्यूक्लियाई के प्रोटॉन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगाते, फिर क्यों? दो अलग अलग न्यूक्लियाई के जो प्रोटॉन हैं वो तो एक न्यूक्लियाई तो नहीं, अलग अलग न्यूक्लियाई है, तो उनमें डिस्टेंस फर्मीमीटर से ज्यादा होगा, अलग अलग है ना दो न्यूक्लियाई, तो फर्मीमीटर से डिस्टेंस ज्यादा होगा, और फर्मीमीटर से डिस्टेंस ज्यादा पे न्यूक्लियर फोर्स लगता ही नहीं। तो ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब इसको पास लाना चाहते हो तो तुम्हें एनर्जी देना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर ब्रेक एट हाई टेम्परेचर नहीं, न्यूक्लियर ब्रेक एट हाई टेम्परेचर नहीं, आंसर है तुम्हारा बी, ये समझाया भी है तुम्हें अभी। नेक्स्ट, फॉर द न्यूक्लियर रिएक्टर, अब आएगा तुम्हें मजा, ऐसे ऐसे सवाल नीट में आते हैं। क्या सवाल ध्यान दें, फॉर द न्यूक्लियर रिएक्टर, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, द ब्लैंक स्पेस कैन बी फिल्ड बाय, याद रखना किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज और मास नंबर बैलेंस रहता है, तो यहाँ पे मास नंबर बैलेंस होना चाहिए। मास नंबर कैसे बैलेंस करोगे?
तो एक न्यूट्रॉन का एक मास नंबर ये है और 235, मतलब 236 मास नंबर है लेफ्ट हैंड साइड। तो इधर भी 236 आना चाहिए। इसमें है 144 इसका मास नंबर और इसका मास नंबर 3 न्यूट्रॉन है तो 3 तो 7 माइनस करना है 6 में से। अरे भाई इसको घटाना है, या तो एक काम करता 44 3 47 ऐसे कर, 6 में से 7 को घटाओगे तो 16 में से 7 जाएगा, मतलब एक हासिल ले लो इधर से। हिंदी में बोला मैं, जो भी जैसे भी तुम समझते हो, किधर ले 16 में से 7 जाएगा तो कितना होगा, 7 7 14 7 2 9 9 9, तो 9 वाला आंसर होगा लास्ट में 9, तो तीनों में ये नहीं होगा। कोई बात नहीं, ये बचा दो 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 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो एक और लो, तो 12 में से 4 जाएगा 8 और एक में एक जाएगा 89 आ रहा है 89। ओ भाई साहब यार 89 तो हो गया। अब लेकिन ये 89 तो होगा, तो 89 दो ऑप्शन में, अब 36 89 होगा कि कैप्टन 89 होगा, ये देख। चार्ज बैलेंस करके देखो एक बार, चार्ज कैसे बैलेंस करोगे, तो इधर एटॉमिक नंबर है तुम्हारा 92, न्यूट्रॉन में चार्ज होता नहीं, एटॉमिक नंबर जितने उतने चार्ज होंगे। इधर है 92 चार्ज, इधर कितने चार्ज है, इधर चार्ज है तुम्हारे 56, ये तो न्यूट्रल, तो 56 घटा दो, तो 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा 6 और 7 में से 5 जाएगा 2, 26, ये आंसर है। अच्छा सवाल था भाई, बताइए प्लीज, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्लीज, चल जाए यार। चलिए ये देखिए, जेई मेन 2022 का सवाल है, हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल आर इमिटेड व्हेन यूरेनियम 92 238 डिकेज टू लेड 82 Pb206। ठीक है, तो 92 यूरेनियम 238 डीके कर रहा है 82 Pb206। सबसे पहले आप अल्फा डीके देखते हैं, क्योंकि मास नंबर जो होता है ना वो बीटा डीके से चेंज होता नहीं है, और मास नंबर चेंज हुआ तो अल्फा से ही हुआ होगा, इसलिए मास नंबर पे हमें डायरेक्टली पता चला। एटॉमिक नंबर अल्फा और बीटा दोनों से होता है, इसलिए एटॉमिक नंबर का हमें आइडिया नहीं लगता। तो ये है 238 और ये है 206, तो 8 में से 2 जाएगा 4 बचेगा और ये 3 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 8 में से 6 जाएगा 2 32, तो एक अल्फा डीके में 4 से मास नंबर कम होता है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 8 चौक 32, 8 आएगा, मतलब यहाँ पे 8 अल्फा डीके होना चाहिए, और एक ही में 8 अल्फा डीके, ये आंसर आ गया, खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। आगे देखो, इन द फ्लोइंग न्यूक्लियर रिएक्टर इतना है, मास नंबर ऑफ डी इज 182, डी का मास नंबर ये 182 है, 182 है, एंड द एटॉमिक नंबर 74, एटॉमिक नंबर 74, then atomic number of d respectively will be, mass and atomic number of d respectively will be, मतलब बाकी d का बताओ। सुनो, जब ये अल्फा डी के बोला है कि ये बोला है कि डी का अल्फा डी के हुआ तो D1 बना, अल्फा डी के में एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा तो 74 तुम्हारा हो जाएगा 72, और ये 4 होगा मतलब 178, 178 72, मास नंबर ऑफ डी रिस्पेक्टिवली। कौन से डी का पूछा है, D4 का पूछा है, ये बताना पड़ेगा ना, एक ही का बोला तो D4 का पूछा होगा। चलो आगे चलते हैं, बीटा माइनस डी के में मास नंबर तो सेम रह जाएगा, और एटॉमिक नंबर बीटा माइनस मतलब नीचे गिरेगा तो एक बढ़ेगा, 73 हो जाएगा। अल्फा डी के हुआ तो 4 से और कम करो 174, और इसका 2 कम करो 71, गामा डी के में कोई चेंज नहीं होता, 174 71, 174 71, ये लास्ट D4 का पूछा है, कुछ ये गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे लिखा नहीं, D4 का पूछा, तो ये आ जाएगा। क्या तुम ऐसे सवाल कर लोगे, लो ये करो, स्क्रीन पॉज करके करो, बहुत आसान है। स्लाइड फिर 35 बहुत आसान है, कंसीडर द फ्लोइंग रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है, द मास एंड एटॉमिक नंबर ऑफ A6 है 218 84, एक अल्फा, बीटा माइनस, गामा में कोई चेंज नहीं होता, याद रखना, गामा में सिर्फ फोटोन निकलता था, फोटोन में मास नंबर एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, यहाँ भी मास नंबर एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। तो 2 अल्फा डी के हुआ, एक बीटा, तो एक बीटा माइनस और बीटा प्लस तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बीटा माइनस बीटा प्लस एक्जैक्टली इनवर्स है, और गामा में कोई चेंज होता नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो 2 अल्फा ही करा दो डायरेक्ट। हाँ, तो एक अल्फा डी के में मास नंबर 4 से कम होता है, 4 4 8, 210 आंसर आएगा, देख। और एटॉमिक नंबर तुम्हारा कम हो जाएगा, एक अल्फा डी के में 4 से कम हो जाएगा तो 80 आएगा, ये आंसर आ गया। तो भाई साहब बताओ, और जेई का सवाल है 23 का, खत्म। ऐसे सवाल तो तुम एटलीस्ट कर ही लोगे।
अब एक क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन पे अच्छे सवाल करने जरूरी है। आइए देखते हैं। न्यूक्लियाई ए हैविंग मास नंबर 220, एक न्यूक्लियाई ए है जिसका मास नंबर है 220 एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई इज 5.6 MeV। इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई है 5.6 MeV पर न्यूक्लियाई। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी में 220 से मल्टीप्लाई, स्प्लिट इनटू टू फ्रेगमेंट बी एंड सी। तो ए जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बी एंड सी में। इसका मास नंबर है 105, इसका मास नंबर है 115। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी एंड सी आर 66.4, बी एंड सी दोनों का 6.4 MeV पर न्यूक्लियन। एंड क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन होता है प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी। तो बी की बाइंडिंग एनर्जी होगी, एक न्यूक्लियन की है 6.4, इसकी भी है 6.4, तो टोटल 6.4 इंटू 220, 105 और 115, दोनों की अलग अलग होती तो अलग अलग निकालते, दोनों की 6.4 ही है तो 6.4 इंटू 220 माइनस 220 इंटू 5.6 MeV। अब यहाँ पे 220 तो तुम्हारा कॉमन निकल जाएगा, 6.4 से 5.6 घटाओगे, 64 में से 56 घटा दे लाला, तो 64 में से 56 घटाओगे तो 8 आएगा, 4 4 8 8, तो 220 गुना 8 आ रहा है आंसर। 220 गुना 8 0, 8 2 16 के 6 हासिल 1, 16 1 17, 1760। हाँ तो 1700 वो 176 MeV आ रहा है, वैसे 1760 176 MeV तो नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? अच्छा 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 5.6 6.8 तो 0.8 आएगा, नहीं घटाओ नहीं आता रे दादा, 0.8 आएगा। तो 176 MeV खत्म। कारण हमको नहीं समझ में आया आपने क्या किया, मैं बताता हूँ क्या किया। एक न्यूक्लियाई है ए जिसका मास नंबर है 220, वो कन्वर्ट हो रहा है बी जिसका मास नंबर है 105 और सी जिसका मास नंबर है 115। ये क्यू है। क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन होता है बाइंडिंग एनर्जी बी का प्लस बाइंडिंग एनर्जी सी का माइनस बाइंडिंग एनर्जी ए का। तो बी का बाइंडिंग एनर्जी है 6.4 एक न्यूक्लियंस का, टोटल न्यूक्लियन 105, तो 105 इंटू 6.4 MeV, 105 इंटू 6.4 MeV और 115 इंटू 6.4 MeV, तो टोटल 200 हो गए ना टोटल न्यूक्लियाई, तो 6.4 MeV इंटू 200 और 220 हो गए, 220 इंटू 5.6 MeV, 200 कॉमन निकाल लो तो 0.8 इंटू 200, 176 MeV आ गया। द क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये अल्फा डीके में प्रोजेक्टाइल मतलब डॉटर न्यूक्लियाई का है, तो डॉटर न्यूक्लियाई की जो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या लिखा है, ये काइनेटिक एनर्जी दोनों की जो होती है डॉटर न्यूक्लियर अल्फा का जोड़ के क्यू वैल्यू के बराबर होता है, ये आता है, ये होता है। तो Q इज लेस देन नहीं, Q इज बराबर देन नहीं, के पी प्रोजेक्टेड पार्टिकल प्लस Q जोड़ के अच्छा, तो मान लो कि कई अल्फा को हम लिखे, कई अल्फा को Q, ये उधर जाके माइनस होगी, Kp प्लस Q ग्रेटर देन 0। Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इज Kp। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बाय Kp दोनों जोड़ के आएगा, तो दोनों का सम काइनेटिक एनर्जी और Q वैल्यू दोनों को जोड़ दिया है, तो दोनों का जोड़ 0 से बड़ा होगा, फिर तो क्या पूछ रहे हैं? अब एक पार्टिकल का नहीं है, मान लो ये बोला है कि ईच पार्टिकल नहीं बोला है ना, या वन ऑफ द पार्टिकल नहीं बोला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल बोला है केपी और क्यू क्या होगा, तो केपी और क्यू दोनों को जोड़ के 0 से बड़ा होगा, लेस देन 0 का कोई मतलब नहीं है, नहीं बराबर होगा। अच्छा बराबर दिया तुम्हें, बराबर होगा, ये होगा फर्स्ट, ये आंसर होगा। सर कैसे? तो यही तो बताया कि काइनेटिक एनर्जी जो दोनों शेयर करते हैं, पहला पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी दूसरा पार्टिकल, और क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन के बराबर होता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्यू वैल्यू से आती है, तो ये आ गया ना आंसर तुम्हारा, बराबर वाला है। मैं एक पार्टिकल समझ रहा था इसलिए उसको टिक नहीं किया था। नेक्स्ट देखिए, टू लाइटर न्यूक्लियाई combine to form a completely heavier nuclei by the reaction, 1x2 1x2 आइडेंटिकल पार्टिकल है, x 2x है जिसका टोटल मास नंबर कितने हो जाएंगे, 2 2 4, वो y में कन्वर्ट हुआ है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर ऑफ इतना 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 MeV, देन एनर्जी रिलीज्ड, तो Q बराबर होगा y की टोटल बाइंडिंग एनर्जी।
तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी दिया होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी वाई का है 7.6, टोटल कितने हैं 4, तो ये हो जाएगा 4 मास नंबर इंटू 7.6 MeV माइनस ये भी 4, सॉरी भाई 1.1 MeV, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 6 चौक 24 30.4, 7 चौक 28 6 चौक 24 30.4, हाँ 30.4 और माइनस 4.4, तो घटा दो इसको, 4 से 4 घटेगा कट जाएगा, 26 MeV के आसपास आएगा, 26 MeV के आसपास आएगा। एक बार चेक करो, एक बार चेक करो स्लाइड 38। एक आध कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी एटम में जो आप स्वयं कर रहे थे, कमेंट मैंने देखा, कोई बात नहीं, हो जाता है, मतलब एटम और न्यूक्लियस में कैलकुलेशन होते हैं और रिकॉर्डेड में थोड़ा जल्दी जल्दी में हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड हीलियम न्यूक्लियाई आर इतना इतना एंड इतना, देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम 2He4 होता है भाई साहब बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी जो होगा, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है, बाइंडिंग एनर्जी जो होगा 2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ 2He4, यही तो हो इंटू C², यही तो बाइंडिंग एनर्जी होगा। तो 2 इंटू 1.0073 प्लस 2 इंटू 1.0087 माइनस 4.0015 ये आएगा, इंटू इसको U से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.00 3 दूना 6 7 दूना 14 146, ये आएगा 2 से गुना करके, ये 2 से गुना करके कितना आएगा 7 दूना 14 के 4 8 दूना 16 17 174 आएगा क्या, 0 इंटू 2 माइनस 4.0015 कुछ ऐसा आएगा। तो 6 4 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 7 4 11, 11 में से 1 जाएगा 0 1, 2 में से 1, 1 मिनट, 6 4 10 हो गए। अच्छा एक काम करो, इसको जोड़ लो, पहले इसको जोड़ लो, तो 6 4 10 0 हासिल 1, 7 4 11 12 2 और 1 इधर चला जाएगा, 1 1 2 1 3 0 4.030 इतना है। अब 4.0015 इसको घटाना है, 2015, ठीक है इसको घटाना है। तो 0 में से 5 जाएगा तो 1 हासिल, और 10 में से 5 जाएगा 5, 1 में से 1 जाएगा 0, 205 आ रहा है, 0 0 0 0 ये आ गया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा AMU इंटू C² कर दो तो 0.0205 इंटू 931.5 MeV, ये आएगा तुम्हारी बाइंडिंग एनर्जी। लो भाई, एक 0 के लिए इधर ले लो, ठीक है इधर ले लो, 93 हो गया, फिर और ले तो 9 हो गया, 9 दूना 18, 28 के आसपास आएगा। पता मैंने कैसे सॉल्व किया इसको, ठीक हो गए। मैंने क्या किया कि ये है 0.02, तो मैंने इसको लिखा 0.2, तो एक डेसिमल इसमें आगे कर दोगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो 10 से मैंने इसमें डिवाइड करके मतलब इस नंबर को बड़ा किया ना, चलो में तो ये है, मैंने एक डेसिमल इसका इधर किया तो एक ये इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 0.2 मल्टीप्लाई 93.15, फिर मैंने इसको बड़ा करके 2 बना दिया, 2 बना दिया तो ये हो जाएगा 9.3 ऐसे और 9.3 इंटू 2 क्या होगा, तो 9 दूना 18, 18 से ज्यादा 56 तो एक बार से होगा नहीं, 7.1 होगा नहीं, ये 14 तो होगा नहीं, और ये भी है अभी 2.5, फिर ये 9.31 समथिंग, तो ये 28 के आसपास आना चाहिए सॉल्व करके। अब हो सकता है इसमें 1-2 डिजिट आप ऊपर नीचे हो, कोई बात नहीं, लेकिन 28 आएगा, ये तुम देख लो। इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द एनर्जी इज दिस दिस इज, अच्छा इसमें रिएक्शन नहीं लिखा, एक्चुअल में ए जो है बी ए बी डी, क्या किया है, सवाल ही इनकम्प्लीट है। In the given nuclear reactor, the approximate amount of energy released is given mass of A, mass of B, mass of D, 238, 234 और 4, ठीक है B और D होगा, फिर ऐसे होगा, ये 238 और B हो गया 234 और D हो गया तुम्हारा 4, तो सही है, 238 238 बैलेंस करेंगे। अब Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन निकालो, तो Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन पता है क्या होगा, क्या दिया है आपने, गिवन मास दिया है, तो ए का मास क्या लिखोगे, तो पूरे ए का मास इतना दिया हुआ है 238.05079 मल्टीप्लाई जो है बाद में लिख लेंगे, बी का मास है
234.043363, डी का मास है 4.00260। तो ए के मास में से इसका घटा दो और 931.5 MeV कर दो। ये करना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों को जोड़ लो, फिर जोड़ के जो आएगा इसमें से घटा दो, इंटू सी स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। फ्रॉम द गिवन डाटा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस ऑफ दिस इज। तो एल्युमिनियम 1327 को ब्रेक करना है, तो मास डिफेक्ट निकाल दो, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, यही तो बाइंडिंग एनर्जी होता है जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। डेल्टा एम क्या होगा? तो डेल्टा एम जो होगा न्यूक्लियॉन्स की मास, तो इसमें 13 प्रोटॉन है, 13 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन है 1.00726 प्लस 12 हो जाएंगे, 13 दूना ना 14 हो जाएंगे, तभी तो 13 14 27, 13 हो जाएंगे न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का मास है 1.00866। ये टोटल न्यूक्लियॉन्स का मास हो गया। न्यूक्लियस का मास मतलब एल्युमिनियम का मास ये दिया हुआ है 27.18846। इसको घटा दो इंटू 931.5 MeV कर दो। एक सवाल थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन होगा नीट में, लेकिन ऐसा आ सकता है। इसको आराम से एक बार सॉल्व कर लेना। स्लाइड 41, बहुत जरूरी है ये करना, ठीक है? आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, सारे टॉपिक बहुत स्मूथली करा दिए, धन्यवाद, बाय बाय। ओ भाई टाइम भी हो गया।